Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 13 एंड इट्स नेम इज़ लाइट। यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइट के कंसेप्ट का बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि लाइट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ों को विजिबल बनाने के लिए। उसके बाद हम समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो आई है उसका क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से आई रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि हम लाइट के ज़रिए से चीज़ों को देख पाते हैं। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग टाइप की आइज़ होती हैं वो किस तरीके से उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जिन लोगों के पास आइज़ नहीं होती, जो विजुअली इम्पेयर होते हैं, उनको हम समझेंगे कि वो कैसे पढ़ते लिखते हैं और कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो बच्चों हमें पढ़ना क्या है, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम अपने सेंसेस के ज़रिए फील करते हैं। जैसे कि हम टच कर पाते हैं, हम अब हवा को फील कर पाते हैं। लेकिन बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी आइज़, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट सेंस हुआ वो हुआ साइट का, यानी कि आई वाला जो सेंस होता है। वैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू, लेकिन जो साइट होती है, जो आइज़ हमारी है, उनके जो वो वाला सेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस होता है। ओके, थ्रू इट वी सी माउंटेन्स। जितनी भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं वो इसी सेंस के ज़रिए हम देख पाते हैं। तो बच्चों किस तरीके से चीज़ें विजिबल होती हैं, हैव यू एवर थ्रो हाउ सी वी वेरियस ऑब्जेक्ट, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। अगर आप डार्क रूम में चले जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप लाइट में जाएंगे, लाइट एंटर करेगी वहाँ पे, तो चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। तो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए ये आपका डार्क रूम है, ठीक है, और इस डार्क रूम में आप गए हैं, वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन वो चीज़ें आपको विजिबल नहीं हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने लाइट ऑन की है, ओके, ये लाइट की रोशनी आपके चीज़ों पर आकर पड़ती है। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ओके, अब ये जैसे लाइट की रोशनी इस पर पड़ती है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर जाती है, तो आप उस चीज़ को देख पाते हैं। तो बच्चों इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक लाइट की जो रेज होती है वो सबसे पहले इंसिडेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और उस रिफ्लेक्शन के ज़रिए ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। इस कंसेप्ट को आप अपने घर पर एक एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है कॉम, और उस कॉम का जो बीच वाला सेंटर वाली जगह है उसको आप थोड़ा सा वाइड कर दीजिएगा। वहाँ से आप लाइट पास कराएंगे और आप देखेंगे कि लाइट किस तरीके से मिरर के ऊपर जाकर यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इसको हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बच्चों ये जो स्ट्राइक कर रही है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पर यह है कि जो रे ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं इसको हम सिर्फ आइडियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अपने आप को समझाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को कन्वीनियंस करने के लिए। एक्चुअल में ये नैरो बीम होता है लाइट का, ओके, लेकिन हम इसको रे ऑफ लाइट यानी कि सिंगल लाइट बोलते हैं, ओके, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ड्रॉ द नॉर्मल, ड्रॉइंग द नॉर्मल। आपको क्या करना है, जो आपने ये एक्टिविटी की, ओके, इसको प्लेन पेपर पे आप जाके जब इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, तो अपने स्केल के ज़रिए, यहाँ पे अपनी पेंसिल के ज़रिए आपको बीच में नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में ये नॉर्मल लाइन हो गई। तो ये जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हुई थी इसको हमने इंसिडेंट रे कहा। तो यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्मल से एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस पर, जो इंसिडेंट एंगल है वो एक्चुअल में आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ओके, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, सेंटर में आपको ड्रॉ करनी है। जब आप ऐसा करेंगे, अलग अलग तरीके की बार बार एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अलग अलग एंगल से, मान लीजिए आपको एंगल मिलता है 30 डिग्री यहाँ पर इंसिडेंट, तो आपको रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको 45 मिलता है तो यहाँ भी 45 मिलेगा। इस तरीके से जब आप टेबल पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्चुअल में हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अनदर एक्टिविटी ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेम एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, इसको आप करने की कोशिश करिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वो बच्चों एक ही प्लेन में लाई करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ये कितने प्लेन में लाई करती है, तो आपको बता रहे हैं कि सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करती है। ओके, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई करती हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, ये एक आपका सरफेस दी गई है। ओके, इसको आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पर आपके सरफेस, इसको P एंड Q नाम दिया गया है। यहाँ पे आपने रखी है एक ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी बॉटल रख लीजिएगा। ये आपने एक बॉटल रख ली। जब आप इस बॉटल को दूसरी साइड से देखेंगे, यहाँ पे है आपका प्लेन मिरर।
ओके, जो भी आपका मिरर घर के अंदर होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है आपकी एक्चुअल में इसका ये जब आपकी आईज पर रिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी आई दिखाई गई है यहाँ पे, ओके, ये आई का शेप दिखाया गया, ये ई से आई हो गया आपका, तो उसकी जब इमेज बनेगी ये बन गई आपकी इमेज। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इमेज बनती है एक तो वो इक्वल साइज में होती है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्लेन मिरर है, ओके, यहाँ पे हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों एक ये भी है यहाँ पर कि जो इमेज का आपकी डिस्टेंस होगी, यहाँ से आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी 1 मीटर है, तो इधर भी वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कितने डिस्टेंस पर होती है, तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है 2 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो ये 2 मीटर पर जा रही है ना, प्लेन मिरर से 1 मीटर और 1 मीटर होता है। तो इस तरीके से एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के थ्रू। नाउ यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, लेफ्ट होता है अगर ऑब्जेक्ट में तो वो आपको राइट दिखती है, और इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जब राइट चीज़ हमको लेफ्ट दिखाई देती है। जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एम्बुलेंस वाले केस, तो वहाँ पे हम लेटर्स को बच्चों उल्टी तरीके से लिखते हैं, ताकि हमें जब पीछे से मिरर से हम उसको देखते हैं ताकि उसका लेटरल इन्वर्जन हो और हम समझ सकें कि एम्बुलेंस हमारे सामने से साइड से आ रही है तो हमें उसको रास्ता देना है। तो ये कंसेप्ट होता है एम्बुलेंस वाला। अच्छा चलिए ठीक है, अब रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी सरफेस है, जब इस सरफेस पर इंसिडेंट रेज पड़ती है और ये आपके रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, ओके, तो ये आपका स्मूथ सरफेस हुआ, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस हुआ। इसको आप रेगुलर भी कह सकते हैं, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज आपको नहीं दिख रही ना, रेगुलर सरफेस है। तो इस तरह से जब बार बार लाइट पड़ती है वापस जाती है एक रेगुलर सरफेस से, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। लेकिन बच्चों हो सकता है कि आपकी जो सरफेस है वो इस तरीके से इरेगुलर हो, ओके, तो यहाँ पर जब आपकी इंसिडेंट रेज पड़ेंगी और वो वापस जाएंगी, जाना उसको भी वापस इतने ही एंगल पर है, हमेशा एंगल इक्वल होता है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बस यहाँ पे आपको यही समझना था। उसके बाद हमने देखना है डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, नहीं 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 नहीं, ये क्या हम सारी की सारी चीज़ों को बच्चों रिफ्लेक्शन के जरिए देखते हैं? नहीं, जो जिस चीज़ की अपनी लाइट नहीं होती, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग से हमारी अपनी लाइट नहीं है, ठीक है, तो हमारे ऊपर लाइट पड़ती है और दूसरा इंसान हमें देख पाता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट नहीं होती, तो प्लांट्स पर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उसके जरिए हम उसको अपनी आंखों पे, हमारी आंखों पे बैक होकर पड़ती है, तब हम उनको देख पाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइट खुद से इमिट करते हैं, जैसे कि आपका सन हुआ, तो सन अपनी लाइट खुद से इमिट कर रहा है, तो हमें उस पर इंसिडेंट की ज़रूरत नहीं है किसी और लाइट की, वो हमें खुद दिख जाता है। लेकिन बच्चों मून की अपनी लाइट नहीं होती, मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो मून क्या करता है, वो सन की लाइट्स के जरिए ही उसकी लाइट्स स्टोर करके उसे से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने खुद से अपनी लाइट को इमिट करते हैं, उनको हम देख पाते हैं बिना रिफ्लेक्शन के। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइट के कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए हम चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बिना रिफ्लेक्शन के देख पाते हैं? तो वो होती हैं आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आपका सन, फायर, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प, या कुछ रिफ्लेक्शन से नहीं बल्कि ल्यूमिनस के जरिए हम इनको देख पाते हैं। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का क्या केस दिया गया है यहाँ पे। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हेयर ड्रेसर शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको पीछे के बाल अगर उसको दिखाने होंगे तो वो क्या करता है, पीछे भी एक मिरर लेके खड़ा हो जाता है। अब जब इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट पड़ी, देन रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट होता है, और इस अगेन रिफ्लेक्शन के जरिए हमें यहाँ पर इमेज बन के दिखती है दूसरे वाले मिरर पर। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसका उपयोग हम बहुत चीज़ों में करते हैं, ठीक है। हमने अगर मल्टीपल इमेजेस बनानी होती हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मिरर आपने ये लिया, दूसरा मिरर आपने ये लिया, यहाँ पर आपका जो कॉइन रखा हुआ है ये मिरर की इस तरह से अंदर से, तो आप देखेंगे ये कॉइन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सिंगल कॉइन आपको अलग अलग जगह दिख रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं हम अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शन से। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मिरर्स होते हैं ना बच्चों, ये अलग अलग मिरर्स होते हैं, जैसा हमने इस वाले केस में किया था, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके क्या कर सकते हैं, देख, इमेज इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेजेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे आपको रखनी है कैंडल, देन एक और कैंडल रखेंगे, एक और कैंडल रखेंगे। इस तरीके से जब आप उसको मिरर के अंदर देखेंगे तो वो एक दूसरे के आपको पैरेलल दिखेंगे, क्योंकि वो इतनी ही इक्वल डिस्टेंस पर ही आपको बनकर दिख रही हैं, ओके बच्चों। इसी कंसेप्ट पे बेस होता है आपका क्लेडोस्कोप।
एंड ये कैल्ड्रोस्कोप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कैल्ड्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं जो टॉय मेकर होते हैं तो वो भी इसको इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको अलग अलग डिज़ाइंस परफॉर्म करने होते हैं। एक्चुअल में हमने करना क्या है यहाँ पे, कैल्डोस्कोप बनाने के लिए आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं 15 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर वाइड की। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि आपका प्रिज्म आपके हाथ में ना लगे, ये जो मिरर होता है, ठीक है। देन आपको उसको फिक्स कर देना है अरेंजमेंट को इन सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में और ट्यूब ऑफ ए थिक चार्ट पेपर। यहाँ पे इस तरीके का पिक्चर्स आप बना सकते हैं। देन उसमें होल करेंगे, जब उसके थ्रू आप लाइट पास करेंगे तो आपको मल्टीपल अलग अलग तरह की इमेजेस मिलेंगी और वो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स आप उसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग शेप मिल सकती हैं। जो टॉय मेकर्स होते हैं बच्चों, वो इस तरह से यूज़ करते हैं कैल्डोस्कोप का ताकि उनको अलग अलग पैटर्न्स मिल सके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है बच्चों, ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि इसके अंदर एक फीचर होता है कि जो इमेज आपने, जो पिक्चर्स पैटर्न्स आपने एक बार देखा है उसको आप दोबारा नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है आप किस वेराइटी के कलर्स उसको दे रहे हैं और किस तरीके से आपको ये सारा फिनोमिना देखने को मिल रहा है। डिजाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर्स, फैब्रिक्स, आर्टिस्ट ऑफन यूज कैल्डोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स, ओके। एंड द टॉय अट्रैक्टिव, अच्छे से टॉय बनाने के लिए भी कैल्डोस्कोप्स का कलर्ड पेपर्स के जरिए यूज़ किया जाता है। अच्छा बच्चों, आपको डिस्पर्जन का कंसेप्ट भी मैं समझा देती हूँ। देखिए डिस्पर्जन क्या होता है, जो भी लाइट आकर पड़ती है एक्चुअली सनलाइट से जो हम रेनबो देखते हैं ये भी डिस्पर्सन पे बेस्ड होता है। आप इसको एक एक्टिविटी के जरिए अगर समझेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बाउल के अंदर वाटर लेना है, उसमें लगा देंगे एक मिरर, ठीक है। इस मिरर को जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी मिरर के ऊपर, तो यहाँ से जब लाइट पास होकर जाती है तो इसको आप सेवरल कलर्स में देखेंगे। यहाँ पे लाइट टूट जाती है, डिस्पर्सन हो जाता है उसका। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो सनलाइट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सनलाइट क्या होती है, ये वाइट लाइट होती है या फिर कलर्ड होती है, एक्चुअल में लगता है हमें कि ये वाइट लाइट होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें 7 कलर्स होते हैं। व्हाट इज इनसाइड और आइज, हमारी आइज के अंदर क्या होता है इसको हमने देखना है। आई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है ताकि हम फ्यूचर में अपनी आइज़ को सेफ रख सकें, उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें। द आइज हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप, द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, जो बाहर की कोट होती है वाइट होती है। इट्स टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम इन एक्सीडेंट्स, ये इसलिए थोड़ी सी टफ होती है आउटर कोट ताकि एक्सीडेंट से हमें बचा सके। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये ह्यूमन आई आपके सामने, इस वाले पार्ट्स को हम कह रहे हैं कॉर्निया, ओके, फ्रंट पार्ट। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में होती हैं आपकी सिलियरी मसल्स, ओके, ये दोनों साइड में सिलियरी मसल्स, इन सिलियरी मसल्स से जुड़ा होता है आपका आइरिस, यहाँ पर दोनों साइड में आपको मिलेगा आइरिस। देन यहाँ पे जो मसल्स होती हैं इन मसल्स से जुड़ी होता है आपका लेंस, ओके। तो ये आपका लेंस हुआ, लेंस आपका एक होता है, ये आपकी 2 होती हैं, सिलियरी मसल्स भी दोनों साइड्स में होती हैं। कॉर्निया आपका ये उभरा हुआ पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट। उसके बाद जब हम पीछे जाते हैं इसकी लेयरिंग होती है मसल्स की, तो बैक वाला पार्ट आपका होता है रेटिना, ओके। देन ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम आइरिस कहेंगे, ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर था। उसके बाद इन दिस आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, ओके बच्चों। तो यहाँ पे जो आइरिस होती है ये एक्चुअल में वो पार्ट है आई का जो हमें डिस्टिंक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आई का कौन सा पार्ट हमें कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज योर आइरिस। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आइज वी रिफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस। अगर हम कहते हैं कि किसी की जो ग्रीन कलर की आइज होती हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, उसकी जो आइरिस होती है ना वो ग्रीन होती हैं। तब हम उसको, किसी की ब्राउन होती है तो यहाँ पे कलर जो होता है आइज का वो ब्राउन होता है। तो ये कलर जो होता है एक्चुअल में आइज का वो आइरिस का कलर होता है, ओके। नाउ द लेंस फोकस लाइट ऑन द बेक ऑफ द आइज ऑन अ लेयर, इसको हम रेटिना कहेंगे। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, रेटिना के अंदर बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स होती हैं यहाँ पर। सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और जब ये नर्व सेल्स हैं यहाँ पे सेंसेशन फील होता है उसके साथ वो चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन पे हमारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक सेल्स के जरिए नीचे हमारी बॉडी में आ जाती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस फिनोमिना को हम देख रहे हैं, ओके। यहाँ पर 2 तरह की आपको सेल्स मिलेंगी, एक होती है कॉन शेप सेल्स एंड होती है रोड सेल्स। जो कॉन शेप्स होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, एंड रोड शेप्स होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिम लाइट के लिए कौन सी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की आंखों की बातें करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सेल्स किसकी आंखों में ज़्यादा होती हैं, ओके। कौन सेंसेस कलर, कॉन्स के जरिए हम कलर्स को भी सेंस करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एंड देयर रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, जहाँ पर बच्चों आपकी
ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना आकर मिलती है, ये ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना जिस पॉइंट पर ये आकर मिलती है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट एंड इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। कैसे? ब्लाइंड स्पॉट पर आपका कोई विजन नहीं होता, ठीक है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट, इसीलिए इसको नाम ब्लाइंड स्पॉट दिया गया है। यहाँ पर आप एक पेपर लेंगे, उस पेपर में आप क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर का डॉट यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर क्रॉस पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे ही लाइट पास करनी है तो इसमें क्या पता चलेगा आपको, the disappearance of the color of the round mark shows that there is point on which retina which cannot send message to the brain when light falls on it। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, क्योंकि लाइट तो डल रही है यहाँ पे, लेकिन ये सेल्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचा पा रही, तो जिसके वजह से हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। अगर यहाँ पर लाइट पड़ती है तो हमें चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। Then the impression of an image does not vanish immediately from the retina। जैसे हमें रेटिना के ज़रिए से, हमारी आंखों के ज़रिए से चीज़ें दिखती हैं तो वो सिर्फ 1/16 सेकंड के लिए ही हम उसको देख पाते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब ये इतनी ही देर तक ये रुक पाती है, if it stills images of a moving objects are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving। अगर हमें 16 सेकंड से कम की स्पीड पर चीज़ें दिखाई जाएं, 16 सेकंड की स्पीड पर दिखाई जाएंगी तो हमें लगेगा पिक्चर चल रही है, लेकिन 16 सेकंड से कम की स्पीड पर, 13 सेकंड से ज़्यादा, उससे कम, फिर 14, 11 सेकंड, 10 सेकंड, तो इस तरीके से हमें उससे कम स्पीड पर दिखा जाए तो हमें क्या लगेगा, क्योंकि 16 सेकंड तक तो हम उसको परसिस्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हमें कम सेकंड पर वो दिखाई जाएंगी तो हमें लगेगा कि चीज़ें मूव कर रही हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पे सिंगल कार्डबोर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसके एक साइड पर हमने बनाई है, ये या चिपका सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, एक बर्ड, देन दूसरी साइड में आपने लिया है उसके कार्डबोर्ड, सॉरी आपका कैच, ये एक ही है, इसको आप उल्टा करके यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देंगे स्टेयर्स अपनी स्ट्रिप्स के ज़रिए। देन आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग्स को आप मूव करेंगे। तो जैसे बच्चों आप स्पीड में उसको मूव करेंगे, द मूवी दैट वी सी एक्चुअली नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर, जो मूवी का ये कंसेप्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस केज के अंदर ये बर्ड है। हालांकि आपने बर्ड को अलग एंड कैज को अलग एक ही कार्डबोर्ड पे दोनों आइड साइड, दोनों को बैक टू बैक साइड आपने लगाया है, लेकिन जैसे ही आप उस ट्विस्ट करते हैं उस स्ट्रिंग्स को तो आपको कार्ड आपका ट्रिल करने लगता है रैपिडली, बहुत रैपिडली, जो रैपिडली इतना तेज़ कि आपकी जो आइज़ है उसको परसिस्ट करने में टाइम लगा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि जो बर्ड है एक्चुअल में ये केज के अंदर है। तो ऐसे ही हमारी मूवीज़ होती हैं, जो मूवीज़ होती हैं वो सेपरेट पिक्चर्स होती हैं एक्चुअल में, जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में लगी होती हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है हमें दिखाने की कि हमें लगता है कि मूवी चल रही है वहाँ पर, यानी कि चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं। दे आर mad to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second। जनरली जो मूवीज़ में होता है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड लगाते हैं, जो कि 16 पर सेकेंड से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें मूविंग पिक्चर्स दिखाई देती हैं। अच्छा बच्चों, एंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंटरिंग द आई। आपकी आंखों के ऊपर जो आईलिड्स होती हैं वो आपको बचाने के लिए होती हैं। जैसे ही कोई चीज़ आपको ऊपर आती है तो आप उसको बंद कर लेते हैं ताकि हम आंखों को शट आउट कर सकें और चीज़ों को अपनी आंखों से को प्रोटेक्ट कर सकें। आई एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये अलग अलग एज में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है चीज़ों को देखने की वो वेरी करती रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो अपने सामने आपको जब बुक पढ़नी होती है तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको रखनी चाहिए, बहुत करीब से आपको बुक को नहीं पढ़ना है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लोज करके देखते पाते हैं, बट वो बहुत दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। तो ऐसे पर्सन्स में बच्चों क्या होता है, उनको सुटेबल करेक्टिव लेंसेज की ज़रूरत होती है, उनके डिफेक्ट जो होते हैं आइज़ के उनको करेक्ट करना पड़ता है। जब ज़्यादा एज हो जाती है पीपल्स की तो उनकी आई साइट जो होती है वो फोगी हो जाती है, यानी कि धुंधली हो जाती है, वाइटिश हो जाती है, तो उनको लेंस डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, और इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विज़न लॉस हो जाता है आपको, कभी कभी तो इतना एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन हो जाती है कि आपको उस डिफेक्ट्स को, यानी कि आपको लेंस को रिमूव कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको नया आर्टिफिशियल लेंस लगाने की ज़रूरत होती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये थोड़ा सेफर प्रोसेस हो चुका है, तो आप इस कैटरेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी आप एक मिथ्स के ज़रिए भी पढ़ेंगे कि जब वाइट आइज़ हो जाती हैं वो बुज़ुर्गों की तो वो ठीक नहीं हो पाती, लेकिन आप एजुकेटेड पर्सन है तो आपको उनको समझाना है कि ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपका लेंस जो है वो चेंज हो सकता है। अच्छा बच्चों, आपको आइज़ की केयर कैसे करनी है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आपके आइज़ में प्रॉब्लम है, आपका लो विज़न हो रहा है, तो डॉक्टर की एडवाइस से आपको सुटेबल स्पेक्टर्स यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर टू लिटिल या बहुत ज़्यादा लाइट आपको यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर इनसफिशिएंट
लाइट होगी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आई स्ट्रेन होगा, हेडेक हो सकता है। और अगर टू मच लाइट आपको में ज़्यादा पड़ने लगते हैं तो आपको, या जैसे आप सन को देखने लगते हैं या फिर कोई पावरफुल लैम्प होता है उसको आप देखने लगते हैं, तो आपकी उस टॉर्च से आपकी जो मसल्स होती हैं रेटिना की वो इंजर हो सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना है, अपनी आंखों को रब नहीं करना है, एक नॉर्मल डिस्टेंस में ही अपनी दूरी पर ही आपको बुक रख के पढ़नी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि जब आपकी बैलेंस डाइट नहीं होती, ये हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होते तो क्या होता है, आपकी आइज़ सफ़र करने लगती है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है आपके फूड स्टफ्स में, तो आपको आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या फिर ज़ीरोफ्थेलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी होता है, विटामिन ए की कमी से। और ये कहाँ पर मिलता है, रो कैरट, कच्ची गाजर आपको खानी चाहिए, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, लीवर ऑयल जो कि विटामिन ए रिच होता है। अच्छा, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, इन सब में भी आपको विटामिन रिच अमाउंट में मिलता है, पपाया एंड मैंगो में भी। ये मैंगो वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया है कि किस चीज़ में, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि कहाँ पर विटामिन ए आपका अच्छे अमाउंट्स में होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये बात भी कर लेते हैं हम, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो एनिमल्स होते हैं उनकी आई शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग वेज में। अगर हम क्रैब की बात करें तो उसकी बहुत छोटी सी स्मॉल आई होती है, लेकिन वो चारों तरफ देख सकता है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि क्रैब सेंस करता है अगर कोई एनिमी उसको पीछे की तरफ से भी अप्रोच कर रहा होता है। बटरफ्लाई की जो आइज़ होती हैं वो इस तरीके से दिखती हैं हमें, जैसे लिटिल आइज़ होती हैं, बट दे कैन ओनली सी इन फ्रंट साइड्स बट बैक एज वेल, लेकिन वो आगे पीछे से भी देख सकती हैं। जो नाइट बर्ड्स होती हैं, जैसे कि आउल हुआ, तो बच्चों वो नाइट में देख सकती हैं लेकिन डे के टाइम में नहीं देख सकती। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे कि लाइट बर्ड्स होती हैं आपकी, काइट, ईगल, ये आपके सिर्फ दिन के टाइम में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी है। बच्चे, जो आउल होता है जो कि सिर्फ रात में देख पाता है, उसका कॉर्निया बहुत बड़ा होता है। हमने इस तरीके से कॉर्निया अपनी आँख के डिज़ाइन की बात की थी ना, तो उसका जो कॉर्निया होता है, बल्जिंग पार्ट, ये बहुत बड़ा होता है। ओके, उसका प्यूपिल भी बहुत बड़ा होता है यहाँ पर। एंड देन आप देखेंगे वो अलाउ करता है बहुत सारी लाइट उसमें जाती है, इसीलिए वो रात में लाइट चीज़ों को देख पाता है। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड ओनली अ फ्यू कॉन्स। तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो रोड्स हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपको डिम लाइट में यूज़ करने के लिए। यहाँ पे कॉन्स इसकी बहुत कम होती हैं और रोड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को देख पाता है। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, हमारे पास 3 तरह के एड्स होते हैं जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि नॉन ऑप्टिकल एड्स और द ऑप्टिकल एड्स। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स में हम बात करेंगे विजुअल एड्स की, टेक्चुअल एड्स की, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक एड्स की। विजुअल एड्स ऐसे होते हैं जिनको आप विजुअल जो देखने के लिए होते हैं, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड्स में हम उनका कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। टेक्चुअल में हम टच करते हैं, ऑडिटरी में जो वो सुन सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं। विजुअल एड्स में क्या होता है, जो पार्शियली ब्लाइंड लोग होते हैं उनको जो हम मिरर होता है उससे मैग्नीफाई कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करते हैं सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट मटेरियल, प्रॉपर डिस्टेंसेस पे होते हैं, जिसके ज़रिए वो थोड़ा थोड़ा पढ़ पाते हैं। लेकिन जो कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं उनके लिए टेक्चुअल एड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें बैरल राइटर, स्लेट, स्टाइलस, ये सब होता है, जो कि विजुअली चैलेंज लोग होंगे। उसके अलावा उनके पास टॉकिंग नोट्स होंगे, वो नोट्स ले सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग ये सब कर सकते हैं। ऑडिटरी एड्स भी उनके पास होते हैं, कैसेट, टैप, रिकॉर्डर, टॉकिंग बुक्स उनके पास होती हैं। इस तरह के डिवाइसेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, ये सारे भी अवेलेबल होते हैं और उनको कंप्यूटेशनल स्किल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, ऑप्टिकल एड्स में हम बात करते हैं बाईफोकल लेंस की, कॉन्टैक्ट लेंस की, टिंटेड लेंसेज की, एंड मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोपिक एड्स की। तो ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो ऑप्टिकल एड्स होते हैं उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है उनके विजुअल इमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए। टेलीस्कोप सेट्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो चॉक बोर्ड्स एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन को समझ सकें। अच्छा बच्चों, बैरल सिस्टम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिसोर्सेज होता है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए। इसको डेवलप किया था लुइस बैरल ने, जो खुद भी अपने आप में एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। 1821 में इन्होंने इसको बनाया था, पब्लिश किया था। 1932 में इसको अडॉप्ट किया गया। इस बैरल सिस्टम में कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, कुछ इंडियन लैंग्वेजेस भी इसके अंदर यूज़ होती हैं रीड करने के लिए। बैरल सिस्टम के ज़रिए इंडियन लैंग्वेज को भी आपको याद रखना है। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं और उन डॉट पैटर्न्स को हम कैरेक्टर्स भी कहते हैं। एक कैरेक्टर्स को हम एक लेटर भी कह सकते हैं,
एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी कह सकते हैं, एक कॉमन वर्ड भी हो सकता है और कोई ग्रामेटिकल साइन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि सी के लिए इन्होंने 6 ये रिप्रेजेंटेशन दी है। यहाँ पे 2 डॉट्स हैं और 4 इस तरीके का आपके रेक्टेंगल ये दिया गया है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। अगर ए वाला इनको पढ़ना है तो यहाँ पे एक डॉट होता है, देन ये 5 इस तरीके से स्टेप दी गई हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये लिख पाते हैं कैट। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इस तरीके का स्ट्रक्चर दें तो उसको टच करते हैं और टच करके वो बता देते हैं CAT, ये कैट लिखा हुआ है। कोमा के लिए उनको बताया गया है कि जहाँ पर भी कोमा होगा वहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा, उनको वो टच करते हैं इस तरीके से और वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कोमा है। तो बच्चों वो सारी चीज़ों को इस तरीके से पढ़ते हैं, उनको ये सारे पैटर्न्स बैरल शीट्स पर दिए जाते हैं। विजुअली चैलेंज पर्सन को वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं उसी तरीके से वे ये 63 डॉट पैटर्न्स को पढ़ते हैं, उनको लर्न करते हैं, टच करके वो समझते हैं चीज़ों को और धीरे धीरे वो इस मेथड्स को बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़ पाते हैं। जो मेथड डिपेंड्स करता है ये रिकॉग्निशन पर बेस करता है, किस तरीके से आप टचिंग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चीज़ों को और उनके कैरेक्टर्स को। आजकल के टाइम पर टाइप राइटर डिवाइसेस भी होती हैं, प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जो इस तरह से बुक्स को डेवलप करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के मैं आपको नाम बताती हूँ। हेलन ए केलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बच्चों विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में। एक दिवाकर जो कि चाइल्ड प्रोडिगी, मतलब बचपन में वो विजुअली इम्पेयर्ड थे लेकिन उन्होंने एक बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है एक सिंगर की फॉर्म में। रविंद्र जैन जो कि कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड थे, उसके बावजूद भी उन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री हासिल की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस एज ए लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। तो बच्चों इनके नाम याद आपको रखने हैं। लाल अडवाणी, ये अपने आप में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे और इन्होंने एक एसोसिएशन जो कि स्पेशल चिल्ड्रन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल इंडिया था, उसमें इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देन बिसाइड्स दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द बैरल प्रॉब्लम इन यूनेस्को, मतलब यूनेस्को के अंदर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एक बैरल प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि ये जो मैंने आपको अभी सिस्टम बताया पढ़ने का उसके लिए। हेलन ए केलर एक अमेरिकन ऑथर हैं, लेक्चरर भी थी। परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन, शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months old, but because of her resolve and courage she could complete her graduation from a university. She wrote a number of books including The Story of My Life 1903। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। तो बच्चों यहाँ से आपको थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो भी कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन